हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंध की। तो किस तरह से जो हमारी संघीय सरकार होती है उसमें जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र में और राज्यों के बीच में किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से, क्योंकि इनसे अलग अलग एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और अलग अलग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें केंद्र राज्य संबंध में, तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह संघीय संविधान है, जिसमें क्या है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें ही बताया गया है कि जो संघ होगा, जो वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जो भारत का एक राज्यों का संघ होगा। तो इसमें शक्तियों के बंटवारा जो संघ की सरकार है उसमें और जो राज्यों की सरकार है उसमें किस तरह से है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, या तीनों प्रकार की शक्तियाँ, विधायी, कार्यपाली और वित्तीय शक्तियाँ जो है, फाइनेंस वाली पावर, इन सब का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। अगर बात किया जाए तो एक प्रकार की शक्ति और होती है न्यायपालिका शक्तियाँ। तो न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, क्योंकि जो न्यायपालिका है हमारे देश में वो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें जो सबसे नीचे होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, देन हाई कोर्ट, देन क्या है, जो टॉप पे है वो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट होता है। तो अगर हम बात किया जाए न्यायपालिका शक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि न्यायपालिका शक्तियों का बंटवारा राज्यों और संघ के बीच में नहीं किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है वह एपेक्स कोर्ट है, वो हर किसी के लिए है, जो क्योंकि वह अपीलीय कोर्ट भी है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ बात की जाए तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वित्तीय शक्तियाँ, तीनों प्रकार की शक्तियों का क्या है, बंटवारे के बारे में हम बात करेंगे। अगर बात की जाए केंद्र में जो केंद्र और राज्य में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वह किस प्रकार से किया गया है। तो विधायी जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या है, भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 245 से लेके 255। तो भारतीय संविधान का भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 11 और अनुच्छेद 245 से लेके 255 तक में क्या है, जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा दिया गया है। तो जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी से आप मतलब समझ रहे होंगे कि जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, तो किस प्रकार से किन सब्जेक्ट पे कौन विधि बना सकता है, इसके बंटवारे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है जो भारतीय संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में क्या है, कुछ विषय दे रखे हैं। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं और उनमें क्या है, कुछ अलग अलग विषय दे रखे हैं। जैसे 3 लिस्टों में से एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो जो संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट, और जो राज्य सूची है यानी स्टेट लिस्ट, और एक क्या है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो जो संघ सूची होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ सरकार को होता है या फिर यूनियन गवर्नमेंट को होता है। और जो राज्य सूची में जो विषय दे रखे हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है या विधि बनाने का अधिकार जो होता है वह राज्यों की सरकार को होता है। और बची एक जो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट जो होती है तो वह क्या है, समवर्ती सूची, आप नाम से भी याद रख सकते हो। तो उस पर जो विधि बनाने का जो अधिकार होता है वह राज्यों को भी होता है और साथ में क्या है, केंद्र को भी होता है। तो यह इस प्रकार से हम देखेंगे कि तीनों जो सूचियाँ हैं वह अनुच्छेद 246 में दे रखा है। तो भारतीय संविधान का 246 में क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि कौन सी विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 248 है, तो अनुच्छेद हमने देखे यहाँ पे 3 तरह की जो है विषय देखे, 3 तरह की सूची देखी, जिसमें क्या संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। अगर इन सूचियों के अलावा भी अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं दे रखे, वह कहलाते हैं अवशिष्ट विषय। तो जो अवशिष्ट विषय हैं या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में दे रखी हैं। तो अगर हम अवशिष्ट विषयों की बात करें या फिर अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, तो जो अवशिष्ट सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो विधि बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र की सरकार को होता है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर भी क्या है, संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो यहाँ बात की जाए अनुच्छेद 249 में, अब हम क्या है, केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं। तो जो अनुच्छेद 249 है वह यह बताता है कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था अभी कि जो केंद्र जो अपनी राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, तो उस पर कौन बना सकता है कानून, स्टेट को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर यहाँ 249 में हम बात की जाए तो यह क्या है, अनुच्छेद 249 में यह भी दे रखा है कि अगर कोई सब्जेक्ट क्या है, राष्ट्रहित का सब्जेक्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट राष्ट्रहित का सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट पर क्या है,
जो राज्य बेशक वह राज्य सूची के विषय में शामिल है, तो उसका वास्तव में देखा जाए तो उस पर अधिकार जो है कानून बनाने का किसको है, राज्य सरकार को है। लेकिन 249 में यही बताया गया है कि अगर राष्ट्रहित का कोई सब्जेक्ट है जो बेशक स्टेट लिस्ट में है, तो उस पर भी क्या है, संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रहित के सब्जेक्ट पर क्या है, राज्य सूची के विषय में भी किसको, संसद को कानून बनाने की अधिकार दिया जा सकता है। तो ये ऐसा अधिकार कब मिलेगा, यह ऐसा अधिकार जब मिलेगा जब राज्यसभा के क्या है, 2/3 सदस्य, राज्यसभा के 2/3 जो सदस्य हैं, जो वोट देने वाले और उपस्थित सदस्य, अगर इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि यह सब्जेक्ट क्या है, राष्ट्रहित में यह सब्जेक्ट है, तो भैया आप संसद को अधिकार दे देते हो कि आप इस विषय पर कानून बना सकते हो, बेशक वह राज्य सूची का विषय है। तो यही है क्या, केंद्र राज्य संबंध। अगर हम बात करें अनुच्छेद 250 की, तो जो अनुच्छेद 250 है तो वह क्या है, जब आपातकाल का घोषणा हो रखी होती है, मान लिया कि देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो जो आपातकाल की स्थिति में क्या है, राज्य सूची के विषय पर कौन, संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 में देखा था कि जो राज्यसभा है उसके 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रहित के किसी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट पर यह अधिकार दे देते हैं कि आप राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बना लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब 250 में क्या है, आर्टिकल 250 बताता है कि जब भारत में क्या लगा हो, आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल लगा हो, तो ऐसे में क्या है, जो राज्य सूची के विषय हैं जिन पर हक किसका होता है, कानून बनाने का, राज्य सरकार को होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में उन सब्जेक्ट पर भी कौन, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अर्थात कहें तो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर भी संसद क्या है, कानून बना सकती है। अगर बात की जाए आर्टिकल 251 की, तो जो आर्टिकल 251 होता है, तो हमने देखे थे 3 सब्जेक्ट देखे थे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जिसमें हमने देखा कंकरेंट लिस्ट जो थी, समवर्ती सूची जो थी, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, दोनों का होता है। केंद्र सरकार भी उन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी क्या है, उन पर कानून बना सकती है। तो अब मान लिया कि सेम सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उस पर केंद्र ने भी कोई कानून बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस राज्य सरकार ने भी कोई क्या है, कानून बना दिया। तो अब एक ही सब्जेक्ट पर 2 लोगों ने कानून बना दिया, एक स्टेट ने और एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब अगर मान लिया जाए कि उस कानून में आपस में टकराव होने की स्थिति हो जाए, तो क्या है, जो संसद ने कानून बनाया है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, वह क्या माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। तो जब दोनों आपस में कानून टकराव की स्थिति में क्या है, जो संसद ने कानून बनाया होगा उसको मान्यता दी जाएगी। तो यही कहता है आर्टिकल 251। अगर बात की जाए आर्टिकल 252 की, तो 252 में क्या है, 2 और 2 आ रहा है दोनों तरफ। तो इससे हम याद रखेंगे कि 2 या अधिक राज्य क्या है, अगर किसी 2 या 2 से अधिक राज्य, कोई भी राज्य क्या है, किसी सब्जेक्ट पर, बेशक वह सब्जेक्ट किसका है, राज्य सूची के विषय का है, जिस पर हक किसका है कानून बनाने का, राज्य सरकार का है, अगर जो उसकी जो संसद है, माफ़ कीजिएगा, 2 या 2 से जो उसके विधानसभा के लोग हैं, अगर विधानमंडल यह परमिशन दे देता है कि आप इस सब्जेक्ट पर हमारे लिए कोई कानून बनाओ, संसद से अगर विनती करता है, आग्रह करता है या फिर अनुरोध करता है, तो ऐसे में क्या है, संसद उन सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। तो अगर राज्यों के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि जो राज्य सूची का विषय है आप उस पर कानून बनाइए, संसद से बोलते हैं, तो संसद कानून बना सकती है। अगर आर्टिकल 253 की बात की जाए, तो आर्टिकल 253 में दे रखा है कि अगर मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय करार है, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्या है, करार हैं, अगर उनको लागू करवाना है किसको, भारत सरकार को, जो अंतर्राष्ट्रीय करार हैं अगर उनको क्या है, भारत सरकार को लागू करवाना है, तो अगर उनको लागू कराने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़ता है, बेशक वह कानून राज्य सूची के विषय में आता हो, तब भी क्या है, संसद कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, विधि बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। और एक और बात करें तो हम राष्ट्रपति शासन के दौरान भी, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो, आर्टिकल 356 लागू हो, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या, केंद्र और राज्य के संबंध। अगर बात की जाए आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल 280 में बताया गया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो कराधान है, टैक्सेशन है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में कराधान है, टैक्सेशन है, तो अगर उसका बंटवारा करना है,
जो टैक्स वगैरह होते हैं, तो उनका जब बंटवारा करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, तो उसके लिए क्या है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वह यह व्यवस्था को निर्धारित करेगा कि कितना जो पैसा है इस टैक्सेशन का राज्य की सरकार को जाना चाहिए और कितना स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो आर्टिकल 280 में भी क्या है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है कराधान की व्यवस्था को निर्धारण के लिए। अब हम बात करेंगे कि केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उनको सुधार करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की जो केंद्र और राज्य की जो संबंध है आपस को, उनको सुधारने के लिए जो कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो उन्हीं में से एक समिति है शीतलवाड़ समिति। अगर हम शीतलवाड़ समिति की बात की जाए तो जो शीतलवाड़ समिति है यह प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 से 1969 में क्या किया था, शीतलवाड़ कमेटी का गठन किया था। तो जो शीतलवाड़ समिति थी इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। तो जो अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे यह एक जूरिस्ट थे और साथ में कहें तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे। तो जो MC शीतलवाड़ थे और ये क्या है, भारत सरकार के विधि मंत्री भी रह चुके हैं, कानून मंत्री जिनको कहते हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या किया था, 1966 से 1969 में क्या किया था, शीतलवाड़ समिति का गठन किया था। किस चीज़ के लिए, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाना। तो इसमें अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे और इनकी जो सिफारिशें थीं वह इन्होंने कहा था कि राज्यों को क्या किया जाना चाहिए, राज्यों को ज़्यादा स्वायत्त बनाना चाहिए। तो राज्यों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की बात जो क्या है सिफारिश की थी किसने, शीतलवाड़ समिति ने। और यह क्या कहा था कि भैया बिना संविधान में संशोधन किए हुए। तो शीतलवाड़ समिति की सिफारिशें क्या थी कि बिना संविधान में संशोधन किए हुए राज्यों को ज़्यादा स्वायत्त बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। उसके बाद एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है राजमन्नार समिति। तो इनका पूरा नाम था PV राजमन्नार। तो इस समिति का गठन जो था 1970 में हुआ था। तो जो राजमन्नार समिति थी इसका गठन 1970 में हुआ था और यह क्या था, तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, इसका गठन किया था। तो तमिलनाडु सरकार ने PV राजमन्नार समिति का गठन किया था 1970 में। तो इसका भी उद्देश्य क्या था, केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाना। तो जो राजमन्नार समिति थी इसने यह बोला था कि जो अवशिष्ट विषय हैं, हमने देखा अनुसूची 7, जो हम अनुसूचियों को बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, तो हमने देखा था जो अवशिष्ट विषय थी आर्टिकल 248 में जो दे रखी थी, जो अवशिष्ट विषय थी वह विषय जो तीनों सूचियों से अलग हैं, जो तीनों सूचियों में से बच जाती हैं, तो वह क्या है, अवशिष्ट विषय थे। तो अवशिष्ट विषयों के लिए जो राजमन्नार समिति ने कहा था कि या तो भैया इन अवशिष्ट विषयों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, अर्थात या तो इन विषयों को तीनों जो बचे हुए जो सूची हैं उनमें डाल दो, अवशिष्ट विषयों को खत्म कर दो, या तो उन तीनों में डाल दो, या फिर क्या है जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दो, राज्यों को सौंप दो। तो राजमन्नार ने सिफारिश की थी कि जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर या तो उनको खत्म कर दो और जो बाकी की 3 सूचियां उनमें डाल दो, या फिर क्या है, या फिर उनको जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र को ना होकर किसको होना चाहिए, राज्यों की सरकार को होना चाहिए। इन्होंने एक और सिफारिश की थी जिसमें क्या था, जो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा जो है इनके समापन की बात की थी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है जिसमें क्या है, अखिल भारतीयों के सृजन की बात थी, जिसमें राज्यसभा क्या करती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो इसने क्या कहा था राजमन्नार जी ने कि जो अखिल भारतीय सेवाओं का समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, राजमन्नार समिति ने की थी। राजमन्नार समिति ने एक और जो सिफारिश की थी इसमें कहा था कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया जाना चाहिए। तो राजमन्नार समिति ने कहा था कि अगर आपको केंद्र राज्य संबंध सुधारने हैं तो एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन होना चाहिए। और साथ में इन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, अर्थात राष्ट्रपति जो शासन लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है, तो राष्ट्रपति शासन क्या है, ऐसी स्थितियों में लगाया जाना चाहिए, मतलब एक लास्ट विकल्प के तौर पर, जब कोई विकल्प नहीं बच रहा है तभी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना चाहिए। तो राजमन्नार समिति से देखा हमने, इसने क्या कहा, जो अनुच्छेद 356 है उसका क्या प्रयोग पर अंकुश लगाने की बात की थी। साथ में राजमन्नार ने यह भी सिफारिश की थी, राजमन्नार समिति ने, कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह क्या है, राज्य विधानमंडल के परामर्श से होनी चाहिए। अर्थात जब राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो उससे पहले जो संबंधित राज्य है उसके विधानमंडल से क्या है, परमिशन लेनी चाहिए, या फिर क्या है उसकी जो परामर्श लेना
चाहिए। और पद से हटाते समय भी क्या है, जो राज्यपाल है उसको पूरे 5 वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए। अगर बीच में आप उसको पद से हटाते हो तो उस पद से हटाने के कारण की क्या है, जांच जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कर ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचता है कि इसने क्या किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो या फिर क्या है, उसके आचरण के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तभी उसको जो राज्यपाल है उसको हटाया जाना चाहिए। अब हम बात करें तीसरी समिति जिसका नाम है सरकारिया आयोग। और यह एक जो सरकारी आयोग है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसमें, केंद्र राज्य संबंधों को सुधार के मामले में। तो सरकारी आयोग की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, जो इसका गठन हुआ था 1983 में। तो सरकारी आयोग जो था इसका भी गठन 1983 में हुआ था और इनका भी उद्देश्य क्या था, केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर बनाना। तो इसमें क्या था, जो सरकारी आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। तो इनके जो अध्यक्ष थे पूरा नाम इनका था रणजीत सिंह सरकारिया। इन्होंने भी क्या बात कही थी, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह से होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले जो केंद्र सरकार है अर्थात राष्ट्रपति जो है, जो राज्य के संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेना चाहिए, उसको परामर्श लेना चाहिए या फिर उसके सलाह लेनी चाहिए। तो हमें पता है जो जैसे राज्य हैं, राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री क्या होगा, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होगा। तो इसी में क्या कहा था, राज्यपाल की नियुक्ति में क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। तो यह किसकी सिफारिश थी, सरकारिया आयोग द्वारा। जो सरकारी आयोग था इसका गठन 1983 में हुआ था और इसने अपनी 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 4 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1988 में जो इसकी रिपोर्ट्स थी वह क्या की थी, प्रकाशित हुई थी। तो 1983 में इसका जो सरकारी आयोग का गठन हुआ था, 87 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 88 में इसकी रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने कुल 1600 पेज में क्या अपनी रिपोर्ट दी थी। तो जो सरकारी आयोग है इसने 1600 पेज में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें क्या कहा गया था, उसमें सिफारिशें थी कि भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, अभी हमने देखा ये जो है आपकी शीतलवाड़ समिति और जो है इसके बाद राजमन्नार समिति, इन्होंने क्या कहा था, राज्यों को ज़्यादा वरीयता देने की बात की थी। वहीं पे जो सरकारी आयोग है इसने कहा था कि जो संघ सरकार है, भारत की जो संघ सरकार है उसको क्या रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। तो भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा था कि केंद्र क्या होना चाहिए, भारत का केंद्र क्या मजबूत होना चाहिए। इसलिए जो ज़्यादा पावर्स हैं वह किसके पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। तो भारत की एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए सरकारी आयोग ने कहा था कि जो केंद्र के पास है वह मजबूत होना चाहिए और ज़्यादा शक्ति किसके पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने भी यह सिफारिश की थी कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 वह क्या है, अंतिम विकल्प के तौर पर यूज किया जाना चाहिए। जब सारे मान लो कि जब सारे पासे खत्म हो गए तब करना चाहिए क्या, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि जो राज्यपाल का स्थानांतरण है तो राज्यपाल का स्थानांतरण जो उसके परामर्श से करना चाहिए। तो राज्यपाल की पोस्टिंग करते समय, ट्रांसफर करते समय क्या है, उससे परामर्श लेना चाहिए कि आपको कहाँ पोस्टिंग जाना है, किस तरह से स्थानांतरण है। तो उनके परामर्श की बात भी किसने करी थी, सरकारी आयोग ने की थी। अगर हम सरकारी आयोग की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसका नाम बदलकर इसने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद कर दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद करने की मांग भी किसने की थी, सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी। अगर हम बात करें सरकारी आयोग का एक और, तो सरकारी आयोग का जो बिंदु है उसमें यह कहा गया था कि राज्यों में क्या है, जैसे जो आर्म फोर्सेज हैं, जो सशस्त्र बल हैं, केंद्र के सशस्त्र बल हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, तो उनकी तैनाती की भी बात जो है सरकारी आयोग ने की थी। और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को यह पूरी पावर होनी चाहिए कि वह राज्यों में क्या है, जो अपने सशस्त्र बल हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनकी तैनाती कर देनी चाहिए और राज्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो केंद्रीय बल थे उनकी तैनाती के लिए भी क्या कहा था कि केंद्र सरकार को पूरा हक है और वह क्या है, तैनाती कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो केंद्र राज्य संबंध है समझ में आया होगा। आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड वह लगाओ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।